हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है। देखो बेटा, ठीक है। हाँ 10.2 की एक क्लास तो हो गई थी आपकी, ठीक है। 1 से लेके 6% तक हो गए। हाँ 5 तक हो गए, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, ठीक है। हाँ देखो, पहले तो इस क्लास को शेयर करो, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। पहले इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ, और लाइक भी कर दो साथ के साथ। जल्दी करो ये फटाफट, मेरा भी काम कर दिया करो। आगे बात सुन में, फिर आगे चलते हैं। हाँ शेयर बाद में कर देना, ठीक है। क्लास का पूरी कंप्लीट देखने के बाद, ठीक है, बाद में कर देना। देखो भाई, चलते हैं फिर। हम्म तो ये सवाल देखो, एक बिंदु ए से, एक बिंदु है आपके पास ए, जो एक वर्त के केंद्र से कितने मीटर दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। एक वर्त बना लेते हैं हम। लो भाई, हमने एक वर्त बना दिया। जो एक बिंदु है, जो वर्त के केंद्र से कितने मीटर दूर है भाई? 5 सेंटीमीटर दूर है। देखो, एक मान लेते हैं, एक बिंदु हो गया ये ए। एक बिंदु हो गया ए। ए, ये बिंदु है ए, जो वर्त के केंद्र से, जो वर्त के केंद्र से कितना मीटर दूर है? हाँ, 5 सेंटीमीटर। कितना मीटर दूर है बेटा? 5 सेंटीमीटर दूर है। हाँ, वर्त का केंद्र मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। यहाँ से वर्त के केंद्र से एक बिंदु है 5 सेंटीमीटर दूर है। वर्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, ठीक है। इस बिंदु से वर्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको। अब स्पर्श रेखा खींच दूं मैं, ये ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो आपको वर्त की त्रिज्या पूछी है भाई। वर्त की त्रिज्या क्या होगी? वर्त की त्रिज्या पूछी आपसे। अब देखो, देखिए, आपको पता है हमारी परत में 10.1 बताती है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है ना ये। देखो बेटा, दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले इसको समकोण सिद्ध करोगे ना पहले तो। हाँ, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हाँ, अब देखो इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो आप लो त्रिभुज ओ बी ए में। हाँ, एंगल जो बी है, हाँ देखो, ओ बी है वो किसके ऊपर लंब है बेटा? ए बी के ऊपर लंब है। तो इसका मतलब है कौन सी प्रमेय बताती है आपको? प्रमेय, प्रमेय 10.1 से। जब ये लंब होता है तो इसका मतलब है ये कोण 90 डिग्री का होगा। आगे बात में, तो एंगल बी कितना होगा? 90 डिग्री का। अब ये बी 90 डिग्री का हो गया, तो अब ये क्या हो गया बेटा? समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। कहता है समकोण, कहता है समकोण त्रिभुज ए, है ना, बी सी में। ए बी ओ है, ठीक है। ए बी ओ है, तो इसको आप ऐसे लिख दो। तो लिख दो ओ बी ए में क्या लगा देना आपको? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, लगी होगी बात समझ में आपको। तो इसका मतलब 90 के सामने साइड होती है वो क्या होती है बेटा? कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। और ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया बेटा? लंब हो गया। हाँ, आ रही है बात समझ में? हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय बताता है हमें कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? देखो देखिए, ओ ए है ना भाई। ओ ए का स्क्वायर, आधार कितना है? ए बी का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? ओ बी का स्क्वायर। आपको ये लंब ओ बी तो निकालना है, वर्त की त्रिज्या तो निकालनी, ओ बी निकालना है। हाँ, आपको दे रखा होगा ओ ए का मान कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर कर दो। ए बी का मान कितना दे रखा है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। ओ बी निकालना भाई हमें, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 4 का 16। ओ बी
स्क्वायर। आपको तो ओबी का मान चाहिए ना, तो इस 16 का क्या करे, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया ओबी स्क्वायर। हाँ 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 9। ओबी स्क्वायर। आपको तो ओबी का मान चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना आपको, तो स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा ओबी। तो ओबी का मान कितना आया बता दे कि, जो ये ओबी आया ये कितना आया, 3 सेंटीमीटर। अरे अंडरूट 9 का मतलब कितना होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का ही तो होता है, ठीक है। हाँ तो ये कि भाई वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, यही तो पूछिए हमसे, वर्त की त्रिज्या कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। हाँ देखो इसने बोला है एक बाह्य बिंदु ओ ए से केंद्र, वर्त के केंद्र की दूरी दे रखी है आपको 5 है, और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको 4। तो आपसे ये त्रिज्या पूछी है, तो आप त्रिज्या दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में, तो इसको पहले समकोण त्रिभुज सिद्ध करोगे ना। हाँ हमारी प्रमेय बताती है बेटा, ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको इसका मान निकालना है, आगे बात में। हाँ इसका त्रिज्या का ओबी का मान निकालना है, इसका मतलब लंब का मान निकालना आपको। तो मैंने निकाल दिया, ये वो होगी वर्ग की त्रिज्या। एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, देखो देखो, दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, एक तो 5 है और एक 3 है। सकेंद्रीय वर्त क्या होता है, हाँ दो सकेंद्रीय वर्त का मतलब हो गया एक एक ही केंद्र, दो वर्तों का एक ही केंद्र। इसका मतलब है, देखो मैं आपके सामने दो वर्त बना रहा हूँ, आपके सामने दो वर्त बना रहा हूँ। एक तो ये बना दिया मैंने, दूसरा भी बना रहा हूँ मैं आपके सामने, देखोगे आप लोग। दूसरा वर्त, ये देखो, दूसरा वर्त मैंने इसके अंदर बना दिया। तो थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, एक ही केंद्र है इसका, दोनों का केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट एक ही है। आगे बात सुनने, ये है भाई दो सकेंद्रीय वर्त है, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है, ठीक है। सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब हो गया एक केंद्र पे दो वर्त, ठीक है। हाँ अब देखो, एक की त्रिज्या तो दे रखी है आपके सामने 3 है, छोटे वाले की त्रिज्या तो है आपके सामने बेटा 3 दे रखी है, छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हाँ बड़े वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो इसने बोला है बड़े वर्त की जीवा, जीवा की बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। इसका मतलब ये होगा भाई, इसका मतलब ये होगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े वर्त की उस जीवा मतलब ये जीवा है, ऐसी जीवा खींचनी है जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श भी करती है। ये बड़े वर्त की जीवा है, लेकिन ये छोटे वर्त को क्या कर रही है बेटा, स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए बेटा एक बात बताओ मेरे को, इसको हटाते हैं भाई एक बार के लिए। हाँ इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसको मिला दूं पहले तो, आपको बताया ये तो केंद्र बिंदु है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ये तो हो गया केंद्र बिंदु। तो पहले तो मैं केंद्र बिंदु को मिला देता हूँ इससे। ये तो भाई बड़े वर्त की त्रिज्या है ना, बड़े वर्त की त्रिज्या है, और देखो इधर भी है ये बड़े वर्त की त्रिज्या है। आगे बात में। हाँ अब छोटे वर्त की त्रिज्या भी मैं खींच देता हूँ, ठीक है। छोटे वर्त की त्रिज्या देखो, ये है छोटे वर्त की त्रिज्या, है ना भाई, ये छोटे वर्त की त्रिज्या है, दे रहा ना आपको। हाँ
ये छोटे वर्त की त्रिज्या है। अब देखो आप लोग, हाँ छोटे वर्त की त्रिज्या आपको ये तो 3 देर की है, ये कितनी देर की आपके सामने 3 देर की है, ये तो 3 देर की है छोटे वर्त की त्रिज्या। और ये जो बड़े वर्त की त्रिज्या है ये कितनी है भाई 5 है। ये कितनी है बड़े वर्त की त्रिज्या 5 है। तो आपको देखो ये तो हो गया केंद्र O, ये हो गया स्पर्श बिंदु, और ये हो गया ए और बी, जीवा है ए और बी। हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, हमें बेटा ए बी का मान ज्ञात करना है। पहले एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, हाँ ए बी क्या होगा बेटा, ए बी क्या होगा, ये होगा ना ए पी प्लस पी बी, ये होगा ना ए पी प्लस पी बी होगा, भाई ये होगा ना ए पी प्लस पी बी होगा। अब एक बात बताओ आप लोग, हाँ एपी और पीबी ये दो मान निकाले तो एबी आ जाएगा, एबी आ जाएगा ना, एपी प्लस पीबी। आप देखो, देखिए एक त्रिभुज लो आप, ये क्या मैं इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग समसिद्ध कर दूं, एक तो इधर वाले को, एक तो इसको और एक इसको, सर्वांग समसिद्ध कर दूं इसको, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो ये भुजा और ये भुजा क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी। तो अगर आप ये भुजा निकालोगे तो ये ऑटोमेटिक भुजा आ जाएगी ना। देखो देखिए मैं दोनों त्रिभुजों को क्या कर रहा हूँ बेटा, सर्वांग सम सिद्ध कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट वेट करो ठीक है, पेशेंस रखो आप लोग। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले तो मैं लिख देता हूँ इसमें, है ना। हाँ एक तो पहले बात तो ये त्रिज्या होती है जो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, लंब होगी ना, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होगी, लंब होगी, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो आप दो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी में, दोनों त्रिभुज ले लो, इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले सर्वांग समसिद्ध करेंगे, ठीक है। क्यों सर्वांग समसिद्ध करेंगे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ वेट एंड वॉच का रूल रखो आप लोग। अब देखो आप लोग, इस त्रिभुज का एंगल पी आ रहा है ना, इस त्रिभुज का एंगल पी 90 डिग्री का है, और इस त्रिभुज का एंगल पी कितना है 90 डिग्री है ना भाई। हाँ देखो एंगल ओ पी ए और उस त्रिभुज का एंगल ओ पी ओ पी ओ पी बी, ये कितना है 90 डिग्री का है। आगे बात में क्यों है भाई, परमेय हमारी बताती है, परमेय 10.1 से, भाई ये 10.1 से क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हाँ त्रिज्या जो त्रिज्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ओपी है वो किसके ऊपर लंब है, ए बी के ऊपर, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। भाई ये तो है स्पर्श रेखा, भाई छोटे वर्त की तो स्पर्श रेखा है, बड़े वर्त की जीवा हो सकती है, लेकिन छोटे वर्त को तो स्पर्श करते हुए जा रही है, इसने साफ साफ बोला है बड़े वर्त की उस जीवा की, बड़े वर्त की तो ये जीवा है भी, लेकिन ये छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श रेखा होगी ना ये। आगे बात में, हाँ तो अब देखो एक तो एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब दूसरा बात बताओ, देखो ये कर्ण बराबर है 90 के सामने, ये कर्ण 5 आ रहा है, बड़े वर्त की त्रिज्या है, और ये भी 5 कितना है बड़े वर्त की त्रिज्या है, इसका मतलब है ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। आगे बात में 5 सेंटीमीटर क्यों बराबर है भाई, ये बड़े वर्त की त्रिज्या है, बड़े वर्त की, बड़े वर्त की वर्त की त्रिज्या है। आगे होगी बात में, ये क्या है बड़े वर्त की त्रिज्या है। अब दूसरी बात देखो, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ओपी इसमें आ रहा है ना, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ओपी आ रहा है, उस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है ओपी आ रहा है। ये जो ओपी और ओपी है वो क्या है, उपनिष्ठ भुजा है, ओपी इक्वल टू ओपी क्या है, उपनिष्ठ भुजा। आगे बात में इसको लिख देते हैं हम उपनिष्ठ भुजा, उपनिष्ठ भुजा। भाई दोनों में कॉमन है ना, कॉमन साइड होगी। अब देखो आप एक बात बताओ, ये तो हो गया 90 डिग्री, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल, है ना, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। ये है कर्ण, देखो इस त्रिभुज का कर्ण हाइपोटेनियस है ना कर्ण, इस त्रिभुज का ये कर्ण देखो 90 के सामने, और इसका ये कर्ण, ये कर्ण कर्ण क्या है बराबर है, ये हो गया कर्ण हाइपोटेनियस, और एक साइड बराबर है, ये साइड इसमें भी बराबर है और ये साइड इसमें भी बराबर है, तो ये हो गई एक साइड आ गई।
तो बेटा ये कौन सा रूल लग गया, RHS। देखो RHS, सर्वांग समता। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई, सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। ओ पी ए किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ओ पी बी। आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के, है ना। पी ए किसके बराबर हो जाएगा भाई, पी बी के। देते हैं यहाँ पे, है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, होती है। आगे बात में सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सिद्ध कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया हमने बेटा, बराबर सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। देखो एपी, एपी किसके बराबर है, पीबी के, है ना। हाँ, तो पीबी की जगह आप क्या लिख दो, पीबी की जगह क्या लिख सकते हो आप, यहां से समीकरण 1 से देखो, देखिए इसको नाम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। पीबी की जगह में देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है बेटा, बराबर है। तो पीबी की जगह भी क्या लिख सकते हो आप, एपी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 AP। तो आपको ए बी निकालना है, आपको ए बी निकालना है, पूरी ए बी निकालना है, तो एपी निकाल दो। आगे बात सुन में, तो आप देखो, देखिए आपके सामने एक कोई त्रिभुज ले लो, दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो हम मैं त्रिभुज ले रहा हूँ बेटा ओ पी ए में। अरे बेटा ये त्रिभुज है आपके सामने, देखो ये त्रिभुज है, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, और ये क्या हो गया ए। अब बताओ, ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 5, और ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 3 है। तो एपी निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगा दो इसमें, पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है ना भाई, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे होगी बात में, लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सी है, ये साइड तो देख बेटा कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। आपको आधार निकालना है, कर्ण कितना देर का है, देखो देखिए कर्ण है 5 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है एपी। लंब कितना देर का है, लंब लंब है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 एपी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को इधर भेज देते हैं भाई, 25 माइनस 9 एपी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो, हाँ 25 में से 9 जाएगा 16 इक्वल टू एपी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा ना। आप लोग बताओ मेरे को, 16 किसका होता है, 4 का होता है ना। तो एपी का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। लिख देता हूँ यहाँ पे, एपी का मान आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया एपी का मान आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब अभी भी आपने सर्वांग सम किया ना दोनों को, त्रिभुजों को। इसका मतलब ये 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ए बी 2 गुणा एपी का मान कितना आया, 4, तो ए बी का मान कितना आ गया टोटल, हाँ 8 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे होगी बात समझे। अरे बेटा अभी भी आपने सिद्ध किया है, ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, ये तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना। हाँ, पहले बेटा इसको आपको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। आगे बात समझे, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो ये एपी और पीबी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जब हम एपी निकाल लेंगे तो पीबी भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। अरे एपी और पीबी बराबर हो जाएगा, इसका मतलब पीबी की जगह आप एपी रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। तो एपी का मान निकालना है, ठीक है। पहले तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। बेटा समकोण त्रिभुज कहीं पे भी दिख जाए आपको, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहीं पे भी दिख जाए आपको,
तो वहां पे आरएचएस का रूल लगता है, क्योंकि ए कोण देखो, दोनों में ए कोण 90 डिग्री का कॉमन आ रहा है आगे पास में। और एक क्या है, अरे बेटा आरएचएस का मतलब हो गया राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो कर्ण। एक कर्ण बराबर है, क्या कर्ण बराबर है, दोनों में कर्ण बराबर है। देखो 90 के सामने वाला कर्ण होता है 5 और 5 बराबर है। और कोई एक भुजा, देखो एक भुजा बीच में आ रही है, दोनों में ये कॉमन आ रही है। देखो इस त्रिभुज की ओपी और इस त्रिभुज की भी ओपी क्या है, बराबरी तो है, कॉमन ही तो है आगे बात में। इसलिए ये क्या हो गया, आरएचएस रूल से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया आगे बात में। ये लिख दिया, यहाँ पे आर है, इसका मतलब 90 डिग्री है, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस है, और एस का मतलब हो गया कोई साइड है। ठीक है, ये हो गया भाई, नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, चले। देखो अगला सवाल देखो, प्यारा से एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, पहले बात तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, सलम वो क्या नाम है, पाकिस्तान का पीएम है इमरान खान, ठीक है, उसका आप डायलॉग याद रखो। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। जाते जाते उस बेचारे ने एक बात तो सही करके के चले गया, आपको कुछ भी हो जाए सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ देखो वही काम कर रहे हैं हम। पर्सन को बढ़ो, एक वर्ग के परिगत, परिगत का मतलब हो गया चारों ओर, परिगत का मतलब हो गया पर चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया गया है, एक वर्त है, इसके परिगत क्या बनाया गया भाई, एक चतुर्भुज बनाया गया है। देखो भाई मैं बना देता हूँ, एक वर्त है, जो बोले वो कर लेते हैं। एक वर्त है, इसके परिगत एक ही क्या बनाया गया भाई, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज भी बना देते हैं। देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके इसके परिगत एक क्या बनाया गया है, क्या बात है भाई। हाँ देखो इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया, देखो। हाँ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। एक सेकंड रुकोगे, ठीक है। अब देखो इसको, क्या हो गया, डांस करने, हाँ देखो एक वर्त के परिगत हमने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया आगे बात में। हाँ एक वर्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज बना दिया आपने, बिल्कुल सही है। हाँ जो चतुर्भुज है वो क्या है बेटा, ए, इसका नाम है भाई ए, ये हो गया बी, क्रम से दे दो, ए बी और सी और डी। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, कहीं से दे दो, स्टार्ट आपको क्रम से करना है, हाँ। हाँ तो अब आपको ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है आगे बात में। हाँ तो इसका मतलब एक केंद्र हो गया, पहले तो इस वर्त का जाहिर सी बात है एक केंद्र होगा, हर वर्त का क्या होगा, एक केंद्र होगा। अब आपको क्या करना है, देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको पता होगा ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदुओं को मिला दो। भाई ये स्पर्श बिंदु होगा यहाँ पे, एक तो स्पर्श बिंदु, देखो ये हो गया पी, इसका नाम दे देते हैं हम पी, इसका क्या नाम देते थे हम क्यू, ठीक है। और इसका क्या नाम दे देते हैं हम आर, और ये क्या हो जाएगा एस, ये स्पर्श बिंदु ये सारे एस। हाँ अब आपको पता है त्रिज्या स्पर्श बिंदु के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, इसका मतलब है इसको मिला दो, इसको क्या कर दो बेटा, मिला दो, इस केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दो, मिला दिया आपने, मिला दिया। सबसे पहले ये काम करोगे, हाँ मिला दिया आपने, स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से, इस केंद्र को आपको स्पर्श बिंदु से मिलाना है, इसका मतलब ये त्रिज्या हो जाएगी। हाँ दूसरी बात ये है, अरे जो भी बिंदु है सभी को मिला दो, क्या क्या लग रहा है आपको, सभी को मिला दो, ये काम करो, ठीक है। हाँ देखो क्या करेंगे, इस एक को भी मिला दो आप ओ से,
इस बी को भी मिला दो आप ओ से, आगे बात में, इसको भी मिला दो आप डी से, और इसको भी मिला दो आप इससे। ठीक है, अब देखो ये हो गया केंद्र बिंदु ओ, क्या हो गया, ओ हो गया। काम कर लोगे, हाँ मिला दिया सब जगह, सारे पॉइंट को मिला दिया हमने। ठीक है, अब देखो भाई हमें ये सिद्ध करना है ए बी और सी डी, अरे इस दो सम्मुख भुजाओं का योग, दो सम्मुख भुजाएं ए बी प्लस सी डी, इस दो सम्मुख भुजाओं का योग इन दो सम्मुख भुजाओं के बराबर है, यही तो है। अरे ए बी का योग और सी डी का योग, ए बी प्लस सी डी, अरे सम्मुख भुजाओं का योग अन्य दो सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर है, ये आपको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। ठीक है, हाँ देखो देखिए, एक बार 1 मिनट रुकोगी। हाँ देखो, हाँ पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं भाई, तो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है आपको, ओ के अंदर वाला एक क्या है, वर्त है। ज्यादा नहीं लिखूंगा, आपको लिख देना है इसमें, ओ के अंदर वाले वर्त के परिगत, ठीक है, वर्त के परिगत एक ए बी सी डी चतुर्भुज, चतुर्भुज है, इसके परिगत क्या है, एक चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है भाई, हाँ सम्मुख भुजाएं ए बी प्लस सी डी ये किसके बराबर है, ए डी प्लस बी सी। अब एक बात बताओ मेरे को, हाँ कोई मेरे को बताएगा अपने प्रमेय 10.2 काम में आएगी यहाँ पे, किसको किसको आते हैं 10.2 प्रमेय, हाथ खड़े करना जरा। प्रमेय 10.2 वो किसको आती है, एक बात बताओ मेरे को। प्रमेय 10.2 ये बताती है आपको, किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं ये बाह्य बिंदु है ए, ये हो गया इसका केंद्र हो गया ओ, किसी भी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ये बताती है प्रमेय हमारी। किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो इसको भी मिला देता हूं मैं, हाँ ये हो गया बेटा P, और ये क्या हो गया S, ये हो गया P, इसका नाम दे देते हैं P, और ये हो गया S। अरे बेटा अपने प्रमेय 10.2 है, प्रमेय थोरम हमारी प्रमेय 10.2 वो बताती है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर ये आपको बात आती है तो ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं आती है तो थोरम पढ़ गया वो, है ना, पीछे की क्लास में है। तो आप एक बात बताओ, ये बाह्य बिंदु है, ये क्या है बेटा, बाह्य बिंदु है ए, इस पे आप देखो, इस वर्त पे देखो, ये क्या है, बाह्य बिंदु है, वर्त पे आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो, एक तो देखो पी ए और ए एस, और बेटा ये स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब है ये बराबर होगी, उत्पत्ति कर लेते हैं। जो एपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एएस के बराबर होगा ना, एपी एएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे बेटा एएस और एपी क्या होगा, बराबर होगा ना, हाँ, अरे होगा नहीं होगा, एक बात बताओ, क्योंकि बाह्य बिंदु है ए क्या है, बाह्य बिंदु है, वो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, एक तो एपी है और एक क्या है, एएस है। देखो इसको खोल के बना दिया मैंने डायग्राम आपके सामने, ठीक है, हाँ। अब बताओ दूसरी बात, देखो ये भी क्या है, एक तरह का बाह्य बिंदु है, ये भी क्या है, एक तरह का बाह्य बिंदु है। बताओ ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक तो बीपी है, और एक क्या है, देखो एक क्या है, हाँ वीपी है, एक तो है वीपी, और क्या है, एक है
जो बीपी वो किसके बराबर हो जाएगा, बीक्यू के बराबर हो जाएगा। जो बीक्यू है, बीपी है ना, बीपी किसके बराबर हो जाएगा, बीक्यू के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी एक क्या है, बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब दूसरा देखो, हाँ यहाँ पे देखो आप लोग, क्या ये डी आर है, ये डी आर है, ये भी एक बाह्य बिंदु है ना, डी आर वर्त का बाह्य बिंदु है। और ये डी एस, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ऐसे ही तो है। हाँ तो देखो, जो ये हो जाएगा डी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एस की। आगे बात समझ में। हाँ अब एक बात बताओ बेटा, ये भी एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब हो गया सी आर, इसका मतलब क्या हो गया, सी आर। सी आर ये किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर होगा ना, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी बेटा ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, समीकरण इक्वेशन 3, ये समीकरण 4। ये क्यों बराबर हुआ, लिख दो यहाँ पे, प्रमेय थ्योरम 10.2 से, क्योंकि 10.2 हमें बताती है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आगे बात में। हाँ तो ये सारे के सारे बाह्य बिंदु है, ये सारे के सारे क्या है, ए बी सी डी, ये सारे के सारे बाह्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे बेटा, तीनों समीकरणों को, चारों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका मतलब है बराबर के इधर इधर वाली साइड इधर जुड़ेगी, बराबर के उधर उधर वाली साइड उधर जुड़ेगी। तो इसका मतलब एपी प्लस बीपी प्लस डी आर आर, ठीक है, डी आर प्लस सी आर इक्वल टू, इधर देखो, ए एस प्लस क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ये हो गया बेटा, बराबर के इधर इधर वाले पार्ट इधर जुड़ जाएंगे, बराबर के इधर इधर वाले पार्ट इधर जुड़ जाएंगे। आप एक बात बताओ, एपी और बीपी है, एपी प्लस बीपी है, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बी लिख सकते हो पूरी को। ये हो गया भाई ए बी, एपी और पीबी को, प्लस आप ये देखो डी आर प्लस सी आर, इसको क्या लिख सकते हो आप, सी डी लिख सकते हो ना, सी डी इक्वल टू, आप इधर देखो ए एस, ए एस प्लस डी एस, देखो डी एस कहाँ पे है, ये है, अरे ए एस और डी एस को क्या लिख सकते हो आप, ए डी लिख सकते हो, प्लस ये देखो, ये देखो आप लोग बी क्यू, अरे बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको क्या लिख सकते हो आप, बी सी। और ये तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये तो क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। बेस बेटा इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, इसने बोला है एक वर्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज है, जाहिर सी बात है चतुर्भुज खींच दिया आपने, सभी बिंदुओं को मिला दो केंद्र से, आपको पता है स्पर्श बिंदु ले लो सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि 4 जगह काटेगा ना वर्त को, तो 4 स्पर्श बिंदु हो गया है, केंद्र से मिला देते हैं। और सारे स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो, जो बचे बिंदु उसको भी केंद्र से मिला दो, ठीक है, मिलान कर दो सभी का। हाँ अब एक बात देखो आप लोग, हाँ अब आप देखो ये सारे के सारे जो बिंदु है, जो ए है ये ए बिंदु, ये जो बिंदु बी है ये, और ये जो बिंदु डी है, और ये बिंदु सी है, ये सारे के सारे क्या है, बाह्य बिंदु है, ये सारे के सारे क्या है, बाह्य बिंदु है। और ये ध्यान होना चाहिए, बाह्य बिंदु से खींची गई वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है एपी और एएस, ये ए से खींची गई स्पर्श रेखा है, एपी और एएस, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया। ये बी से खींची गई स्पर्श रेखा है, देखो बिंदु बाह्य बिंदु बी है ना, इससे खींची गई स्पर्श रेखा है, एक तो बीपी और क्या है, बीक्यू, ये है ना, ये बीक्यू, हाँ इसलिए मैंने बीपी और बीक्यू को बराबर कर दिया। अब देखो, हाँ ये क्या है, डी आर है, ये भी बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी ना भाई, ठीक है, और ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। हाँ ये भी क्या है, एक बाह्य बिंदु है सी, तो इस पर वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होगी भाई, बराबर ही तो होगी। आगे बस में ये है, एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं।
फिर आगे देखो, अगला सवाल देखो। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, घबराना नहीं है। देखो क्या है, इसने पूछा है बेटा ए ओ बी। कौन सा है ए ओ बी? ये एंगल पूछा आपसे। इस एंगल का योग आपको, ये कोण आपको 90 डिग्री का सिद्ध करना है। आगे बात में, ये कोण कितने डिग्री का सिद्ध करना है आपको? 90 डिग्री का। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखो भाई, ये क्या है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु को आपने मिला रखा है केंद्र से। ये भी स्पर्श बिंदु है, इसको भी आप केंद्र से मिला रखे हो। लेकिन इस स्पर्श बिंदु को आप केंद्र से नहीं मिला रखे हो, तो मिला देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई पाप किया हमने? नहीं किया ना? अरे किया क्या, बता दो। ये तो स्पर्श बिंदु है, वृत्त पे स्पर्श बिंदु है, केंद्र से मिला रखा था। ये बेचारा ऐसे ही था तो हमने मिला दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने एक सवाल किया था, आपको याद हो तो देखो मैं आप बता दूं। इसमें जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो लिखो, देखो वो मैं बताता हूँ आपको। बाह्य बिंदु है कोई, क्या है? बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु मान लेते हैं ए। ए, बाह्य बिंदु ए है। इस डायग्राम से देख लेते हैं। बाह्य बिंदु क्या है बेटा? ए है। तो एक बात बताओ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो मैं स्पर्श रेखा भी खींच देता हूँ। बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा दो खींचोगे, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब ये आपको पता है ये केंद्र होगा, ये क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर पॉइंट को भी मिला देते हैं यहाँ पे, मिला दिया आपने। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको भी मिला रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मिला रहा हूँ। देखो, हाँ, हमने इन दोनों त्रिभुजों को, ये हो गया बेटा पी, ये हो गया पी, और ये हो गया सी। देखो इस त्रिभुज को मैंने घुमा के बना दिया। अरे तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो इसको मैं थोड़ा वापस बना देता हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। एक मिनट, एक मिनट रुकोगे आप लोग, पेशेंस, सम पेशेंस, ठीक है। हाँ देखो, ये हो गया बाह्य बिंदु ए। बेटा इसमें ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो ये सवाल भी हो जाएगा। रो क्यों रहे हो तुम लोग? ये हो गया स्पर्श रेखा, ये होगी स्पर्श रेखा, ये होगी हमारी एक स्पर्श रेखा, ये है। और एक स्पर्श रेखा कौन सी है? ये है, ये है ना सी वाली। तो ये होगी स्पर्श रेखा। अब देखो आप लोग, हाँ, ये हो गया इसका केंद्र। ये क्या हो गया बेटा? केंद्र हो गया ओ। ये हो गया पी, और ये क्या हो गया? सी। अब देखो इसको भी मिला दूं मैं, इसको भी मिला देता हूं मैं। अब एक बात बताओ, वो भी मिला दिया मैंने, ये लो। अब देखो, आपने देखा है, आपने बाह्य बिंदु से आप बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हो। बाह्य बिंदु से आप क्या खींचते हो बेटा? स्पर्श रेखा खींचते हो। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से सर्वांग सम होते हैं। क्योंकि सर्वांग सम, देखो देखिए इसको सिद्ध करूंगा मैं आपके सामने। बाह्य बिंदु से आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो और बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिलाते हो, तो दो त्रिभुज बनते हैं, वो एक दूसरे के क्या बनते हैं? सर्वांग सम बनते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो देखिए, आप एक बात बताओ, पहले तो मैं इसको सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। ये 90 डिग्री का है और ये भी कितना हो जाएगा? 90 का। क्योंकि हाँ, त्रिज्या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। देखो दो त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेते हैं भाई। एक तो हो गया पी, हाँ, ओ पी ए, ओ पी ए, व त्रिभुज ओ सी ए में। देखो, हाँ, वैसे मैंने ये सवाल करवा दिया आपको, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध करवा दिया, फिर भी आपको यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर रहा हूँ भाई। एक तो है 90 डिग्री का, इसमें भी ये 90 है और इसमें भी 90 है। इसको क्या लिख दूं मैं?
इसको लिख देता हूं भाई मैं, एंगल ओ पी ए, ये किसके बराबर है, एंगल ओ सी ए, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या इसके ऊपर क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अगर वो प्रमेय बताती है, हमारी प्रमेय थ्योरम आती है ना 10.1, भाई 10.1 प्रमेय क्या बताती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो ये आ गया। हाँ, दूसरी बात देखो, ये 90 के सामने वाली साइड ओ ए, और इसमें भी, इस त्रिभुज में भी ओ ए आ रहा है, और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ओ ए आ रहा है। आगे बात में ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ ए, क्योंकि ये क्या है, उपनिष्ठ भुजा है। उपनिष्ठ भुजा कॉमन आ रही है ना दोनों में बेटा। इस त्रिभुज में भी ओ ए आ रहा है, और इस त्रिभुज में भी ओ ए आ रहा है ना, इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ओ ए, और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ओ ए आ रहा है, उपनिष्ठ भुजा है। अब देखो, अब एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है, वर्त की त्रिज्या, ये क्या है भाई, ओपी, और ओसी क्या है, वर्त की त्रिज्या है ना, वर्त की त्रिज्या। ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओसी, क्योंकि वर्त की त्रिज्या किस, अरे एक बिंदु से वर्त की त्रिज्या कहीं से भी नापो बराबर आएगी ना। हाँ, एक वर्त की त्रिज्या देखो, ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये भी क्या है, वर्त की त्रिज्या है, तो ये क्या है, बराबर है। तो ये हो गया भाई वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। आगे बात में, तो आप देखो ये हो गया आर, आर का मतलब हो गया 90 डिग्री राइट एंगल है। ये हो गया एच, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस है। देखो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण है। देखो ये कर्ण दोनों में बराबर है, ओपी और ओपी, एक तो 90 डिग्री का है, और एक कर्ण है, और एक भुजा आगी ओपी और ओसी, ये होगी एक आगी साइड। तो ये हो गया बेटा आर एच एस, आर एच एस सर्वांग समता नियम से, नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई, सर्वांग सम हो गए। ओ पी ए किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ओ ओ सी ए। अब एक बात बताओ, क्या एंगल ओ बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का एंगल ओ, बताओ कौन सा है एंगल ओ, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के देखो, सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे ना, संगत कोण बराबर होंगे, इसका मतलब है इस त्रिभुज का एंगल ओ, ओ पी ए, ओ पी ए, इस त्रिभुज का एंगल ओ ये, और इस त्रिभुज का एंगल ओ कौन सा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही तो होगा भाई, ये भी कितना होगा, थीटा ही तो होगा। हाँ, अरे ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए सीधे, तो सर्वांग सम त्रिभुज में यहाँ पे बताता है ना, इस त्रिभुज का एंगल ओ और इस त्रिभुज का एंगल ओ, इस त्रिभुज का एंगल ओ ये है, और इस त्रिभुज का एंगल ओ ये है, ये क्या है, बराबर है। बराबर कितना भी हो सकता है, हमने मान लिया थीटा है, कितना है, थीटा है। देखो एंगल ओ कौन सा हो गया, ये इसको लिख दूं पी ओ ए इक्वल टू है एंगल सी ओ ए, थीटा मान लिया, दोनों को क्या मान लिया बेटा, थीटा। आगे बात में देखो बेटा, हमने इस, देखो आपको पता है ये कौन, मुझे एक आप लोग बताओ, ये कौन कौन सा, और ये कौन हमने बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये थीटा है, तो ये भी कितना है, थीटा है। आगे बात में, इन दोनों त्रिभुजों को पहले तो हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया हमने, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब है संगत कोण बराबर होंगे ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, लेकिन सिद्ध नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे भाई हमने इन दोनों को कर दिया। इसी प्रकार क्या ये दोनों भी हो सकते हैं सर्वांग सम, देखो यहाँ पे बिंदु ए था, यहाँ पे बी ले लेंगे आगे बात में, और यहाँ पे देखो सी तो है ही है, और यहाँ पे क्यू ले लेना, ठीक है आगे बात में। हाँ, देखो बेटा हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है, किया ना आपने। हाँ, जब हमने सर्वांग सम सिद्ध किया तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम इसी प्रकार लिख देंगे, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, लिखेंगे भाई ये दोनों त्रिभुज, इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। आगे बात में तो लिख देते हैं हम इसी प्रकार, इसी प्रकार, हाँ, ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज कौन सा है बे, 90 डिग्री को बीच में रखना है,
90 डिग्री को क्या करना है, बीच में रखना है। देखो इसको लिख दूं मैं ओ क्यू बी, ये है ना 90 डिग्री का, हाँ क्यू है यहाँ पे और यहाँ पे सी है, ओ क्यू बी, ठीक है। ओ क्यू बी किसके सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ओ सी बी हो जाएगा नहीं, ओ सी बी। अब बताओ, अब जो ये सर्वांग सम हो जाएगा इसका मतलब है इस त्रिभुज का एंगल ओ और इस त्रिभुज का एंगल ओ। अरे बेटा इस त्रिभुज का एंगल ओ, इस त्रिभुज का एंगल ओ, क्या हो रहा है, इस त्रिभुज का एंगल ओ और इस त्रिभुज का एंगल ओ, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना भाई, बराबर हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हाँ कौन सा, बी ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ओ सी। ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं एल्फा, कितना मान लेते हैं, माना एल्फा। हाँ भाई देखो ये दोनों भी, देखो आपने इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, तो इसका मतलब है ये कौन थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे ना, मान लिया आपने थीटा है। अब इसी प्रकार आपने इन दोनों त्रिभुजों को भी लिख दिया, इसी प्रकार आपने लिख दिया ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जब सर्वांग सम होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे ना, इस त्रिभुज का एंगल ओ और इस त्रिभुज का एंगल ओ, देखो इस त्रिभुज का एंगल ओ ये आ रहा है और इस त्रिभुज का एंगल ओ ये आ रहा है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर कितना मान लिया हमने, मान लेते हैं ये एल्फा होगा, ये कितना होगा भाई, एल्फा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा ना भाई, अरे एल्फा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हो गया है। अब एक बात बताओ मेरे को, किसी सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। देखो आप देख रहे हो, देखो इस पूरे चक्कर को देखो, एक काल चक्कर को देखो, हाँ देखो यही है काल चक्कर पूरा, काल चक्कर पूरा। हाँ आपने देखा है ये थीटा है और ये भी कितना है, थीटा है, और ये कितना है, एल्फा है, और ये कितना है, एल्फा है। इसका मतलब है ये एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण है ये, ठीक है, आगे बात में। हाँ देखो, तो इसका मतलब सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, पी ओ क्यू, ये हो गया ना भाई, पी है, ये क्या है, ओ है, और ये क्या है, क्यू है। इसका मतलब हो गया पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पे बनने वाले कोण, देखो ये पी ओ क्यू, ये है ना पूरा पी ओ क्यू, भाई यही है पी ओ क्यू। ये सरल रेखा पे बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब पी ओ क्यू की क्या लिख दो, थीटा प्लस एल्फा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको पता है ये दो थीटा हो गया, ये कितना हो गया, दो एल्फा, कितना हो गया, 180 डिग्री। अभी दो कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थीटा प्लस एल्फा दो गुणे में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं, भाग में। तो आपके सामने आया बेटा थीटा प्लस एल्फा का मान कितना आया, 90 डिग्री आया। यार आप देखो ये थीटा प्लस एल्फा क्या है, ये देखो ये थीटा प्लस एल्फा, इसको इसको और इसको भूल दो, इन दोनों को भूल दो, ये थीटा प्लस एल्फा कौन सा है, देखो मैं जो दिखा रहा हूँ इसको देखो आप, ये थीटा प्लस एल्फा, ये है ना थीटा प्लस एल्फा। इसको क्या लिख सकते हो पूरे को, देखो इस थीटा प्लस एल्फा को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए ओ बी, है ना, तो इसकी जगह लिख दो आप ए ओ बी। तो ये हो जाएगा भाई ए ओ बी, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये और ये तो आपको सिद्ध करना था, ये तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे होगी बात समझ में। हाँ तो बेस आपको ये ध्यान रखना है बेटा, किसी भी बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिलाते हो ना, तो ये दो बराबर भागों में कटता है। आगे बात समझ में, ये जो कोण है पूरा ओ, ये क्या करेगा, दो बराबर भागों में कटेगा, ठीक है। हाँ जितना ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला होता है, क्यों होता है ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखो मैंने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। आगे बात में, किसी भी बाह्य बिंदु से आप खींचते हो तो इसका मतलब है ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या है, बाह्य बिंदु है, बी, बी क्या है, बाह्य बिंदु, दो ही तो है बाह्य बिंदु, एक तो ए है और ये क्या है, बी है ना। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये कोण जितना होगा वही कोण इतना होगा। अब ये भी क्या है, बाह्य बिंदु है, अब बाह्य बिंदु है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग सम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है।
सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये कोण अल्फा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब ये आपको ये देखना है पूरा पूरा एक सर्कल, पूरा एक सरल रेखा पे बनने वाला कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया थीटा, ये अल्फा और ये अल्फा, ये चारों कोण मिलके 180 के बराबर होंगे ना, सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से थीटा प्लस एल्फा का मान निकाल लिया, तो ये थीटा प्लस एल्फा है, ये क्या आ रहा है, थीटा और एल्फा को क्या लिख सकते हो आप, ए ओ बी लिख सकते हो ना, तो हमने ए ओ बी लिख दिया, ठीक है। उतने हाँ नोट कर ली जाए, फिर आगे चलते हैं भाई, ठीक है। चले देखो देखिए, हाँ देखो अगला सवाल भी आसानी है, हाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको। देखो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, पहले तो कोई बाह्य बिंदु है और एक वर्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो आप, तो आप बना लो भाई, एक तो बाह्य एक तो वर्त बना लो, है ना। तो कोई ले लो बाह्य बिंदु, है ना। ये हो गया, एक हो गया बाह्य बिंदु, ये हो गया हमारे पास बाह्य बिंदु हो गया ए। अब इस पे क्या कर रहे हो आप, स्पर्श रेखा खींच रहे हो, वर्त पे क्या खींच रहे हो भाई, स्पर्श रेखा खींच रहे हो, तो मैं खींच देता हूँ। अरे जो बोले वो काम कर लेते हैं पहले, वर्त पे क्या खींच रहे हो आप, स्पर्श रेखा खींच रहे हो। अब जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इसका केंद्र होगा, केंद्र ओ है, तो केंद्र से भी मिला दे इसको, कोई आपत्ति, भाई कोई आपत्ति है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए ना आपको आपत्ति। देखो हाँ इसको भी हमने केंद्र से मिला दिया, तो क्या पी है ना, एपी, और इसको नाम दे देते हैं ए क्यू। आगे बस में इसने बोला है एक बाह्य बिंदु है जिसपे हम वर्त पे क्या कर रहे हैं, एक वर्त पे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच दो, बेस बात खत्म, बाह्य बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखा खींच दी। अब आपको पता है स्पर्श बिंदु मिलेंगे, इसको त्रिज्या से मिला दिया। अब ये बोल रहा है हाँ रेखाओं के बीच का, देखो इसने बोला है वर्त पर स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अरे स्पर्श रेखाएं हैं ये, इसका बीच का कोण कौन सा आएगा, यही तो आएगा भाई, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। हाँ और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, देखो केंद्र पे अंतरित कोण कौन सा है, ये है, केंद्र पे अंतरित कोण कौन सा है, ये है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक। आपको पता है संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 आ जाए वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। तो यदि आपको ये सिद्ध करना है, इन दोनों कोणों का योग क्या करना है, 180 डिग्री सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो एंगल ए है और जो एंगल ओ है उसका योग कितना है, डिग्री, 180 डिग्री आपको सिद्ध करना है, क्योंकि आपको संपर्क सिद्ध करना है, ये एक दूसरे के संपर्क होते हैं। इसने बोला है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये और केंद्र पे अंतरित कोण ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क होते हैं। इसका मतलब है इन दोनों का योग हम 180 लेके आ जाए तो ये एक दूसरे के संपर्क कहलाएंगे ना भाई। हाँ अब एक बात बताओ, 180 लाने के लिए आप एक बात बताओ, आपको पता है ये त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का बनाएगी, और ये भी त्रिज्या है और स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। आगे बात समझ में, हाँ तो देखो इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। हाँ तो लिख लेता हूँ भाई, जो ओपी है ये किसके ऊपर लंब है, ए बी के, और जो ओ क्यू है वो किसके लंब है, ए बी कहाँ से आ गया, एपी आएगा ना भाई, त्रिज्या, तो ओ क्यू लंब है वो किसके ऊपर लंब है, ए क्यू के। हाँ देखो ओपी है, ओपी त्रिज्या एपी पे लंब है, और जो ओ क्यू त्रिज्या है वो किसके ऊपर लंब है, ए क्यू के। क्यों है लंब भाई, परमेय बताती है हमारी, परमेय 10.1, परमेय ये कहती है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। जब लंब है तो इसका मतलब है जो एंगल पी है और जो एंगल क्यू है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये चतुर्भुज बन गया, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति,
देखो चार कोणों से गिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, तो चार कोण हो गए ना। हाँ, तो आप लिखोगे चार कोणों से, चार कोणों से गिरी हुई बंद आकृति, आकृति क्या है? चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, चतुर्भुज कहलाती कहलाती है। इसका मतलब है अतः चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? ए पी ओ क्यू में इन। अब आपको पता है ये चतुर्भुज हो गया। अब इस चतुर्भुज में क्या है आपको पता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है ना भाई। तो रख देते हैं यहाँ पे। एंगल ए तो आपको ये रखना है, एंगल ए तो मान नहीं दे रखा है। एंगल पी का मान कितना दे रखा है? देखो 90। एंगल ओ भी आपको ऐसे रखना है। फिर एंगल क्यू का मान कितना दे रखा है? 90 बट इक्वल टू 360। अब एक बात हो, तो ये 90 और ये 90, तो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा ना। ये भाई ये 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू 360। 180 को मैं उधर भेज देता हूँ तो माइनस में हो जाएगा ना। 360 माइनस 180, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो गया? 180 डिग्री। ये तो आपको सिद्ध करना था। जाहिर सी बात है बेटा, ये 90 का हो गया ये और ये 90 का हो गया। पता है आपको 360 होता है। 360 को मैं दो भागों में बांट दूँ, 180 और दूसरा 180। अब आपको पता है ये 90 और 90, अरे 180 तो ये ले गया। इसका मतलब ये दो कोण बचेंगे भाई। इसमें तो P और Q आ गया, इसमें P और Q आ गया। अब ये जो बचा है ये दो कोण, इसमें क्या आएगा? ए ओ ही तो आएगा। देख लो इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ। आगे बस में आपको ये सिद्ध करना था, ऐसे भी बोलेगा बेटा। हाँ, केंद्र के देखो इसका सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ऐसे भी बोल सकता है। तो आपको संपूरक सिद्ध करना है। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये हो गया 180। अब बच गया जो इन दोनों का योग ही बचेगा ना 180। ठीक है, हाँ। तो पहले तो आपको ये 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये 90 होता है, ये 90 होता है ना। तो हमारी 10.1 पर में बताती है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। ये त्रिज्या इसके ऊपर लंब होगी। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, लंब का मतलब 90 डिग्री का बनाएगी। आगे बात में खैर आपको पता है ये चार कोणों से गिरी हुई बंद आकृति, इसलिए ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। लगा दिया हमने भाई, आ गया ये। ठीक है बेटा, हाँ भाई, देखो देखिए, हाँ। चलो फिर, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, तो इस क्लास को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात नहीं टालोगे, बाकी आपकी मर्जी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।